Hello guys, welcome to our channel Engineer B. Guys, this is part third of Unit 1 Sensors and Transducers. So guys, हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे ऑप्टिकल एनकोडर एंड योर पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर्स. सो गाइज इनके बारे में आज हम देखते हैं इस वीडियो में और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे स्ट्रेन गेज पे. सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा होगा. गाइज अगर आपका कोई डाउट है सो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. सो बढ़ते हैं. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पे 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे 10 मार्क्स में भी पूछा गया है गाइस क्वेश्चन. ये आपसे 2021 में पूछा था 2 मार्क्स में और यहाँ पे 10 मार्क्स में 21-22 में पूछा गया गाइस ये क्वेश्चन ऑन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो देखते हैं क्या होता है. पहले इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या होता है. कि सपोज ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, यहाँ पे मटेरियल आपका रखा है और आपने यहाँ से फोर्स लगाया दोनों तरफ से इस मटेरियल पे. सो होता क्या है कि इनिशियली इस मटेरियल के अंदर चार्जेस बैलेंस्ड होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसल्ड आउट कर देते हैं, ठीक है. लेकिन जब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस लगाते हो इस मटेरियल पे तो चार्जेस जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं. इस वजह से क्या होता है कि दोनों साइड, एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और दूसरी साइड आपका नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो यही होता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि आपने इस मटेरियल को प्रेस किया, इसको स्क्वीज किया, इस पर फोर्स लगाया जिसकी वजह से अनबैलेंसिंग हुई चार्ज की और नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट फेसेस पर जनरेट हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई. अब इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमने उसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, जिससे कि कंप्लीट सर्किट बन जाए. बस इतना ही आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका लाइट गैस बर्नर, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है. जो आपका लाइट गैस बर्नर होता है तो जैसे ही आप बर्नर को प्रेस करते हो, ठीक है सर, यहाँ पे लिखा भी है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पल्स ड्यू टू द फोर्स डेवलप्ड बाय सडन इम्पैक्ट ऑफ ट्रिगर ओवर द मटेरियल इनसाइड. तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ही होता है. जैसे ही आप फोर्स लगा के उसको प्रेस करते हो लाइटर को तो एकदम से वहां पे चिंगारी जनरेट होती है, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है. सो आपका जो लाइट गैस बर्नर होता है वो भी इसी इफेक्ट पर काम करता है. तो यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं एक बार. Piezoelectricity is a phenomena which where electricity is generated if mechanical stress is applied to the material. तो ये वही चीज लिखी है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, मैकेनिकल स्ट्रेस लगाने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. और क्या लिखा है, दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस गिवन टू द सबस्ट्रेट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. सो आपका जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, यानी कि आपका जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड. जो भी आपने प्रेशर इस पर अप्लाई किया उतना ही आपका ईएमएफ जनरेट होगा. यहाँ पे फिर मैंने 3 पॉइंट्स में दे रखा है कि क्या क्या चीजें होती है. इनिशियली पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में चार्जेस बैलेंस्ड होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. सेकंड में लिखा है कि अगर आप क्रिस्टल को स्क्वीज करते हो यानी कि वही फोर्स लगाते हो तो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं चार्जेस, जिसकी वजह से नेट पॉजिटिव एंड नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ऑन द ऑपोजिट फेजेस. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा कि स्क्वीज करने से वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस. सो गाइस सेम चीज यहाँ पे थ्योरेटिकली भी लिखी है. अब आगे देखते हैं कि हाउ वी कैन डिराइव इट्स एक्सप्रेशन. ओके, सो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है. और एक चीज और कि यहाँ पे जैसे अपोजिट फेसेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और बीच में क्या आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो ये थोड़ा थोड़ा किससे मिलता जुलता है, कैपेसिटर से मिलता जुलता है. जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे बीच में आपका मटेरियल होता है, ठीक है, मटेरियल होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या एयर कुछ भी हो सकता है. तो ये काफी सिमिलर है विद द पीजो इलेक्ट्रिक विद द कैपेसिटर, ठीक है. तो आपका जो कैपेसिटर होता है उसमें ईएमएफ कैसे निकालते हैं हम, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है. कैपेसिटर में जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का दैट इज क्यू अपॉन सी, ठीक है. सी इज द कैपेसिटेंस, ई इज द ईएमएफ एंड क्यू इज द चार्ज. तो यहाँ से हम चार्ज निकालते हैं सबसे पहले. कि चार्ज हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा इस मटेरियल पे, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही चार्ज डेवलप होगा. तो यहाँ पे मैंने लिखा चार्ज इज इक्वल टू चार्ज सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि जो आपका चार्ज डेवलप होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स
ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज का ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। उसके बाद फोर्स कॉजेज चेंजेस इन द थिकनेस। अब फोर्स जब आप लगा रहे हो इस मटेरियल पे, उसकी वजह से सपोज कोई छोटा सा चेंज हुआ थिकनेस में डेल्टा टी, ठीक है, तो उसकी वजह से फोर्स का ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? यहाँ पे यंग मॉड्यूलस हमें पता है, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वी ऑल नो। स्ट्रेस क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है आपका? चेंज इन डायमेंशन। तो यहाँ पे थिकनेस में चेंज हुआ तो यहाँ पे लिखा डेल्टा टी अपॉन टी। फिर टी ऊपर चला गया मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आ गया एफ टी अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तो ये आया आपका यंग मॉड्यूलस। अब यहाँ से अगर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे, फोर्स की वैल्यू, तो आपको यही जनरेट होके मिलेगी। ए, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और टी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फोर्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप। नाउ पुट वैल्यू ऑफ फोर्स इन द इक्वेशन वन ऑफ चार्ज। अब चार्ज की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? डी इंटू एफ। डी क्या था आपका? सेंसिटिविटी, एंड एफ क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की, तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा टी इज द थिकनेस चेंज, टी इज द थिकनेस, ई इज द यंग मॉड्यूलस एंड ए इज द एरिया ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हमने देखा कि E इज इक्वल टू क्यू बाय सीपी होता है। सी इज द कैपेसिटेंस फॉर द पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। पी मैंने इसलिए लिखा है सफिक्स में क्योंकि हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है ई आर इंटू ई नॉट ए बाई टी। तो हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं फॉर्मूले में, और Q की वैल्यू क्या है? D इंटू एफ, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमने Q की वैल्यू रख दी D इंटू एफ, और Cp की वैल्यू रख दी ई आर इंटू ई नॉट ए बाई टी। अब F बाय ए क्या बना आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? स्ट्रेस होता है। तो वही स्ट्रेस यहाँ पे लिख दिया हमने। स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको, या फिर प्रेशर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने इसको बोला प्रेशर। थिकनेस आपका टी मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर, लेकिन यहाँ पे अभी बच गया डी अपॉन ई आर इंटू ई नॉट। अब यहाँ पे जो है ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, तो इन तीनों को एक नेम दे दिया जी, यानी कि जी जो है वो इक्वल है डी अपॉन ई आर इंटू ई नॉट के। तो आपका प्रॉपर फॉर्मूला क्या हो गया डिराइव होके? जी इंटू पी इंटू टी। पी इज द प्रेशर, टी इज द थिकनेस, और जी क्या है? डी अपॉन ई आर इंटू ई नॉट। सो इस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं फॉर द ईएमएफ जनरेटेड। डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल एज वेल। एप्लीकेशन, अभी हमने एक एप्लीकेशन पीछे ही देखा कि लाइट बर्नर में किचन में इसको यूज किया जाता है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। फिर आपका मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में यूज होता है ये। स्टडिंग हाई स्पीड शॉक वेव्स एंड ब्लास्ट वेव्स, यानी कि वेव्स के स्टडी में भी इसको यूज किया जाता है। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स में इसको यूज किया जाता है। सो गाइज ये एप्लीकेशन है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? नो नीड ऑफ एन एक्सटर्नल ईएमएफ, हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स या ईएमएफ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। हम सिंपली क्या करते हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देना पड़ रहा। आप सिंपली अगर स्क्वीज कर रहे हो मटेरियल को, उसी से आपको क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। इजी टू हैंडल है एंड यूज एज इट हैज अ स्मॉल डायमेंशन। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एज इट मीन्स पैरामीटर्स चेंज वेरी रैपिडली। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी मिलता है क्योंकि पैरामीटर्स जो है वो रैपिडली चेंज होते हैं ऑन अप्लाइंग द फोर्स। इजी टू हैंडल है, यूज करना भी आसान है, और एक्सटर्नल किसी हमें सोर्स ऑफ एनर्जीज को नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरमेंट इन द स्टैटिक कंडीशन, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में हम इसको नहीं यूज कर सकते। इसका क्या मतलब है कि अगर हम सपोज स्टैटिक फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, स्टैटिक फोर्स हमने लगाया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि चार्जेस बैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है। स्टैटिक फोर्स अगर आप लगाते हो तो वहां पे चार्जेस बैलेंस्ड रहते हैं स्टैटिक कंडीशन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता डिवाइस। टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। द आउटपुट इज लो, सो सम एक्सटर्नल सर्किट इज अटैच टू इट। आउटपुट इसका लो जनरेट होता है तो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करना पड़ता है। डिफिकल्ट टू गिव डिजायर्ड शेप टू दिस मटेरियल एंड ऑल्सो द डिजायर्ड स्ट्रेंथ। सो गाइज ये है कुछ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल एनकोडर। सो ऑप्टिकल एनकोडर एक तरीके का डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। ये हमने पढ़ा था इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स की एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है ऑप्टिकल एनकोडर। क्यों? क्योंकि ये जो आउटपुट है वो डिजिटल फॉर्म में जनरेट करता है इस तरीके से, पल्स की फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में इट इज जनरेटिंग द आउटपुट। अब कैसे जनरेट करता है, और एक चीज की हम इस डिजिटल आउटपुट से रोटेशनल मोशन, या ये क्या आपका शेफ्ट, इसको हम शेफ्ट बोल सकते हैं या कोड व्हील कह सकते हैं, दोनों ही नेम से हम इसको बोल सकते हैं। तो इस शेफ्ट का क्या रोटेशन है वो हम इस पल्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, ऑप्टिकल एनकोडर इज अ ट्रांसड्यूसर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द रोटेशनल मोशन। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, एक तो इसमें होती है आपकी एलईडी, दूसरा आपका एक कोड व्हील या शेफ्ट, थर्ड आपके फिक्स्ड स्लिट्स, फिर आपके हैं फोटो सेंसर्स, ठीक है, ये आपके फोटो सेंसर्स कनेक्टेड है। अब ये स्लिट्स कुछ इस तरीके से होता है आपका ये कोड व्हील, सपोज ये आपका व्हील है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स होंगे, इसकी बाउंड्री पे इस तरीके से, ठीक है, कुछ फिल्ड होंगे, कुछ अनफिल्ड होंगे। सो गाइस ये जो अनफिल्ड ब्लॉक्स है इनके थ्रू जो आपकी एलईडी लाइट है वो पास ऑन हो सकती है, और फोटो सेंसर्स उस एलईडी लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो व्हील है आपका कोड व्हील ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर लाइट पास होती है तो वो 1 आउटपुट जनरेट करेगा इन द डिजिटल फॉर्म, और अगर इसके थ्रू लाइट पास होती है तो 0 आउटपुट जनरेट करेगा, क्योंकि इसके थ्रू तो लाइट पास ही नहीं हो सकती ना, फोटो सेंसर सेंस ही नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका इस टाइप का ब्लॉक है, डार्क वाला ब्लॉक, तो 0 आउटपुट जनरेट होगा, और अगर आपका ब्लॉक जो है वो ओपन अप है तो वो 1 आउटपुट जनरेट करेगा, और इसी के अकॉर्डिंग वी कैन कैलकुलेट द रोटेशनल मोशन डिस्प्लेसमेंट। सो गाइज ये होता है आपका ऑप्टिकल एनकोडर। यहाँ से एलईडी जाती है, इन स्लिट्स के थ्रू यहाँ पे जो भी होल्स हैं इनके थ्रू पास होती है, और फोटो सेंसर्स डिटेक्ट कर लेते हैं उसको, और आउटपुट डिजिटल फॉर्म में जनरेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स। So guys, this is the numerical. Calculate the gauge factor of the strain gauge if the value of resistance is 152 ohm with changes by 5 ohm for 5000 micro strain. So हमें पता है कि गेज फैक्टर क्या होता है, del R by R upon del L by L. दैट मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस बाय स्ट्रेन। ये क्या आपका स्ट्रेन, ये होता है ना स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन। गाइस ये हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, गेज फैक्टर का फॉर्मूला भी निकाला था, और ये भी डिस्कस किया था गेज फैक्टर होता क्या है। सो हमें यहाँ पे इसकी गेज फैक्टर की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखते हैं क्या क्या गिवन है। सो हमें रेजिस्टेंस गिवन है 152 ओम, चेंज इन रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 5 ओम, और हमें जो स्ट्रेन गिवन है दैट इज 5000 माइक्रो में हमें गिवन है, तो हमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻³ एज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। तो अब हम ये वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो आपका चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है 5, वैल्यू ऑफ आर कितनी है आपकी 152, और आपका स्ट्रेन कितना है 5 × 10⁻⁻3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो गाइज आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताना कि क्या वैल्यू आई इसकी, अगर आपने सॉल्व किया है तो। सो गाइज यही थे आपके टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स। सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, आपकी हेल्प होती है, सो गाइज लाइक करना, जिन दोस्तों को जरूरत हो उनके साथ शेयर भी कर देना, और अगर आप चाहते हो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले, सो गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।